हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत इलाहाबाद की संधियां हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था बक्सर का युद्ध। आप लोगों को बता दूं कि जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के पश्चात ही इलाहाबाद की संधियां हुई थी। तो चलिए ये देखते हैं। देखिए, पहली संधि जो है वो 12 अगस्त 1765 को हुआ था और जो दूसरी संधि है वो हुआ था 16 अगस्त 1765 को। तो पहली संधियों की क्या क्या विशेषता थे और दूसरी संधि के क्या क्या विशेषता थे, आइए जानते हैं। देखिए, पहली जो संधि थी, याद रखिएगा कि इलाहाबाद की जो पहली संधि थी उसके तहत क्या हुआ था कि मुगल सम्राट को बेसिकली बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो किसने ले ली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली थी। यानी कि दीवानी मतलब जो कानूनी अधिकार होगा और जो राजस्व वसूली का अधिकार है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी। और जो मुगल सम्राट है उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या दिया जाता था? पेंशन दिया जाता था। याद रखिएगा इस चीज को। और मुगल सम्राट के द्वारा बंगाल से निजामत के 26 लाख रुपए उसे प्राप्त हुए थे। कितने? 26 लाख। निजामत के लिए उसने कितने रुपए दिए थे मुगल सम्राट ने? 26 लाख रुपए दिए थे। अब आगे देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी वह किसके किसके बीच हुई थी। तो याद रखिएगा ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव, नोट कर लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। किसके बीच? शाह आलम द्वितीय के बीच। ये चीज एकदम नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए इलाहाबाद की संधियां, प्रथम संधि वहां पर लिखिए, उसके बाद लिखिए किसके किसके बीच हुई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। ठीक है। फिर लिखिए जो दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 को, वह हुई थी सुजाउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच। याद रखिएगा, पहला वाला जो हुआ था वह रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय। दूसरा हुआ था रॉबर्ट क्लाइव एवं सुजाउद्दौला के बीच। और याद रखिएगा इसके अंतर्गत सुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा का जो अधिकार है वह छीन लिया गया था। याद रखिएगा, इलाहाबाद और कड़ा का जो अधिकार है वह छीन लिया गया था और मुगल बादशाह को दे दिया गया था। और याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज कि इसके अंतर्गत सुजाउद्दौला जो है उसे 50 लाख का हर्जाना जो है वो भरना पड़ा था, जिसमें 25 लाख उसे तुरंत देने थे और 25 लाख बाद में इंस्टॉलमेंट के रूप में उसे देने थे। ठीक है। और याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मीर जाफर की मृत्यु के बाद बेसिकली नजमुद्दौला, ये नजमू है, ठीक है, ये नजमू है, नजमुद्दौला जो है वो नवाब बना था। याद रखिएगा, जिसकी संरक्षक कौन थी? मुन्नी बेगम थी। याद रखिएगा इस चीज को। आई होप कि आप लोगों को ये जो माइंड मैपिंग है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग काफी विस्तार से पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए द्वैध शासन। द्वैध शासन जो है वो 1765 ईस्वी में बंगाल में लागू हुआ था और जो शुरू है वह किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था। याद रखिएगा, नोट डाउन करते रहिए। याद रखिएगा द्वैध शासन क्या होता है। अगर आपसे यह पूछूं या कोई आपसे पूछे तो आपको कहना है कि द्वैध शासन के अंतर्गत दो लोगों के द्वारा मिलकर शासन किया जाता था उस टाइम पे, जिसके तहत ब्रिटिश कंपनी को राजस्व का अधिकार प्राप्त हुआ था, जबकि जो बंगाल का नवाब है उसे प्रशासनिक अधिकार मिले थे। यानी कि द्वैध शासन के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब मिलकर शासन करते थे। ब्रिटिश कंपनी को राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ था और जो बंगाल के नवाब है उसे प्राप्त हुआ था प्रशासनिक अधिकार। आई होप कि आप लोगों ने इसे लिख भी लिया होगा। देखिए द्वैध शासन के अंतर्गत जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि द्वैध शासन के अंतर्गत क्या हुआ कि ब्रिटिश कंपनी को राजस्व वसूली का अधिकार मिला, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि राजस्व वसूली के लिए बिहार में एक अधिकारी शिताब राय को नियुक्त किया और बंगाल में वसूली करने के लिए मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया। यह भी आप लोग लिख लेंगे, याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, जो ददनी होता है, ददनी बाजार से जो है वो अधिकारी बेसिकली ददनी वसूल करते थे। ददनी क्या होता है? ददनी मतलब होता है एडवांस, अग्रिम। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी और सीजीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बहुत ज्यादा निजी व्यापार में बहुत भीषण लूट करते थे, यानी बहुत एक तरह से बोला जाए भ्रष्टाचार करते थे। तो क्लाइव ने क्या किया कि निजी व्यापार को बंद करा दिया था और एक जो प्रथा है बेसिकली, मतलब एक सोसाइटी उसने ओपन की थी, सोसाइटी फॉर ट्रेड। यहाँ पे लिखा होगा सोसाइटी फॉर ट्रेड, काफी छोटा लिखा है क्योंकि शॉर्ट नोट्स में मैं बहुत छोटे हैंडराइटिंग में लिखती हूँ। तो यहाँ पर लिखा है सोसाइटी फॉर ट्रेड।
तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि नमक, सुपारी और तंबाकू ये तीनों जो है उसे थोक में खरीदने का उसने क्या किया, ऐलान किया कि थोक में इसको खरीदो और खुदरा में बेचकर और लाभ को आपस में बांट लो। अब देखिए श्वेत विद्रोह क्या था। क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया, क्लाइव के विरोध में ये बेसिकली श्वेत विद्रोह जो है वो सैनिकों का विद्रोह था और इसके पीछे का रीजन था दोहरा भत्ता। क्या था? दोहरा भत्ता। इसे बंद कर दिया गया 1763 में और इसके स्थान पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में बात हुई थी और उसके माध्यम से क्या हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से इसे बंद करा दिया गया था। अब आगे माइंड मैपिंग में देखिए कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि 1772 में द्वैध शासन को बंद करा दिया था इसने, और याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो बेसिकली बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को इसने भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, याद रखिएगा। और जो कोष था बेसिकली, जो कोष जिसमें कि सारे जो वसूली आय और जमा आय हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो सारी चीजें जमा किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि जो दीवानी अधिकार प्राप्त की गई थी या राजस्व वसूली का, वो सारे राजस्व का जो कोष है उसका हेड ऑफिस कलकत्ता में था और ब्रांच ऑफिस था पटना, मुंगेर, ढाका और मुर्शिदाबाद में, जहाँ की सारी जगह पे एक एक कलेक्टर्स यानी कि संग्राहक वहां पर मौजूद रहते थे। इस चीज को भी याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंग्लिश स्कूल खोलने की जो है वो अनुमति प्रदान की थी और बेसिकली कि जहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ाया जाए, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से लोगों को परिचित कराया जाए, ये सारी चीजें भी जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। अब हम लोग आगे पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे तो आप लोगों को बता दूं कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में हुआ था। कई बार क्या होता है ना कि इस तरीके से 2-3 एक्ट दे देगा और क्रम पूछेगा कि क्रम के अनुसार इसको लगाना है तो आपको इजी पड़ेगा। तो आप लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट भी पढ़ लिया 1773, एक तरह से मैंने बता दिया पिट्स इंडिया एक्ट, मैंने ये भी बता दिया कि द्वैध शासन बंद कब हुआ था, मैंने ये भी बताया कि द्वैध शासन शुरू कब हुआ था। ठीक है, रिवीजन के लिए मैं इसको आपको सारी जो स्टोरी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ माइंड मैपिंग के द्वारा, ये मैं आप लोगों को थोरोली अभी बता दूंगी, लेकिन पहले पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लेते हैं उसके पश्चात। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में हुआ था, जिसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेसिकली क्या करने लगा, संसद सदस्यों से भारत में कंपनी मामले की निगरानी करने लगा। किसकी निगरानी करने लगा? कंपनी मामले की निगरानी जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने लगा, जिसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं। फिर देखिए द्वैध शासन जो है वो बेसिकली जो कि 1784 से फिर से वापस से लागू हो गया था, उसे समाप्त कर दिया गया 1858 ईस्वी में। आप लोगों को पता होगा कि 1858 के बाद क्या हुआ था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था बेसिकली वो भारत का वायसराय बन गया था। अब देखिए वापस से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था। तो देखिए बंगाल में द्वैध शासन को रिवाइज करने के लिए सबसे पहले ये जानिए कि किसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी। तो 1765 ईस्वी में शुरू किया गया था बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो थे उसके द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम से दीवानी प्राप्त कर लेने के बाद बंगाल में जो शासन व्यवस्था जो कायम हुई थी उसे द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। द्वैध शासन में क्या होता है कि जो प्रशासनिक दायित्व है, मैंने आप लोगों को बताया, जो प्रशासनिक दायित्व है वह तो बंगाल के नवाबों के हाथों में रहेगा, लेकिन जो वसूली का अधिकार रहेगा, राजस्व वसूली का, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाएगा। उसके बाद देखिए बेसिकली 1765 ईस्वी के बाद द्वैध शासन व्यवस्था के अनुसार वित्त अर्थात कर वसूली का अधिकार कंपनी को, जबकि प्रशासनिक वाला अधिकार किसको मिला? राजस्व को। लेकिन इन दोनों को कहीं ना कहीं अपने कार्य करने की अलग अलग स्वतंत्रता प्राप्त थी। जब 1764 में क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ। अभी मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ाया था, बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में समाप्त हुआ। तो उसके पश्चात क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि जो है वो मुगल सम्राट शाह आलम और अंग्रेजों के बीच संपन्न हुआ था, फर्स्ट वाला। और दूसरा वाला किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। बार बार आपको अच्छी तरह से याद करा देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद उसके तहत क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाला युद्ध है जो कि 12 अगस्त 1765 को हुआ था, ठीक है, सॉरी संधि, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है वह जब संपन्न हुई तो उसके तहत क्या किया गया कि कंपनी को 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुई थी। वहां पे माइंड मैपिंग में मैंने समझाया भी था। यहीं से बंगाल में क्या होने लगा, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। देखिए दीवानी का अर्थ होता है माल गुजारी वसूल करने का अधिकार या फिर
राजस्व वसूली करने का अधिकार। दीवानी और निजामत दोनों अधिकार प्राप्त लेने के बाद, मतलब दोनों का अधिकार जो है वो किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया। अब कंपनी ने इस प्रकार द्वैध शासन की शुरुआत की। आप लोगों को बता दूं कि द्वैध शासन का जो जनक है वह किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है लियोनेल, नोट डाउन कर लेंगे, लियोनेल कर्टिस को। किसे कहा जाता है? लियोनेल कर्टिस को। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखिए, बेसिकली क्या होता है कि दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद कंपनी की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। दीवानी का कार्य मालगुजारी के साथ साथ आंशिक स्तर पर न्याय करना भी था। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? जो दीवानी का भार है वह किस पे कर दिया? मोहम्मद रजा खान पे और शिताब राय पे। याद रखिएगा, बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार पर बिहार में किस पर? शिताब राय पर। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि प्रमुख दीवानी कार्यालय जो है, मैंने पढ़ाया, प्रमुख दीवानी कार्यालय जो वह बेसिकली कहाँ कहाँ थी? मुर्शिदाबाद और पटना में, दो जगह पे मेनली थी। ठीक है, इलाहाबाद की जो संधि है उसके पश्चात क्या हुआ? अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक देने के बदले दीवानी का अधिकार तथा 53 लाख बंगाल के नवाब को देने के बाद निजामत का अधिकार प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, 26 लाख में क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने दीवानी का अधिकार दिया और 53 लाख में निजामत का अधिकार दिया। ठीक है, मुगलों को। फिर देखिए, कंपनी और नवाब दोनों के द्वारा प्रशासन की जो व्यवस्था है, हम क्या कहते हैं उसको? द्वैध शासन कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए, हमेशा हर चीज का जो परिणाम है वह सही आए ऐसा आवश्यक तो नहीं है। मान लीजिए सही आएगा भी तो अपने साथ कुछ गलत लेकर आ सकता है या आएगा। ठीक है, तो क्या होने लगा कि शीघ्र ही बंगाल में द्वैध शासन के दुष्परिणाम भी बहुत से देखने को मिले। जैसे कि मान लीजिए अराजकता उत्पन्न हो गया है, अव्यवस्था उत्पन्न हो गया, भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया है। जैसे देखिए, आज हमारी जो गवर्नमेंट है वो जिस भी तरीके से राज्य या देश को चला रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अव्यवस्था और भ्रष्टाचार जो है वह कम है। इस तरीके से नहीं कहा जा सकता है। तो वैसा ही माहौल उस टाइम पे भी था। ठीक है, तो बहुत सारे जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे व्यापारी हो गए, छोटे व्यापारी हो गए, या फिर जो निम्न स्तर के लोग हैं, उनकी स्थिति जो है वो और भी बदतर होती गई। ठीक है, और वे लोग क्या हो गए? गरीबी के शिकार हो गए। फिर देखिए, इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि है वह कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? याद कर लीजिए, किसके किसके बीच हुई थी? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसे सुजाउद्दौला भी कहते हैं। और उस टाइम पे उसकी जो संधि की जो शर्त थी वो इस प्रकार से थी कि जो नवाब है, नवाब ने कंपनी की क्षतिपूर्ति के रूप में कितने रुपए दिए थे? मैंने आप लोगों को बताया, 50 लाख रुपए देने का वादा किया, जिसमें कि 25 लाख रुपए उसने तुरंत दिया और 25 लाख रुपए जो है वो इंस्टॉलमेंट में देने का वादा किया। उसके बाद देखिए, अवध प्रांत से कड़ा और इलाहाबाद के जिले को लेकर मुगल बादशाहों को दे दिया गया। और कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर जो बेसिकली और भी राज्य थे, उसके लिए क्या हो गया? उन लोगों को बार बार मतलब राजस्व देना पड़ता था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, अंग्रेजों की संरक्षक वाली जो नीति थी उसके अंतर्गत रहते हुए जो बनारस है और जो गाजीपुर है उसकी जागीर राजा बलवंत सिंह को पैतृक जागीर के रूप में प्रदान की गई थी। तो मान लीजिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों की संरक्षण नीति के अंतर्गत बनारस और गाजीपुर का जो बेसिकली जागीर था वह किसे प्रदान किया गया था? तो राजा बलवंत सिंह को। फिर उसके बाद देखिए, सुजाउद्दौला को जो अवध है वो वापस मिल गया और उसने चुनार अंग्रेजों को वापस से सौंप दिया। फिर उसके बाद देखिए, नवाब को एक और संधि के द्वारा यह वचन देना पड़ा कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए वह अंग्रेजों से सैनिक सहायता लेने पर सैन्य खर्च वहन करेगा। मतलब पूरा सैन्य खर्च जो है वो बेसिकली किसको अदा करना था? नवाब को अदा करना था। कई बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद है कि बेसिकली जो क्लाइव है, क्लाइव ने क्या किया? बंगाल में द्वैध शासन प्रबंध की स्थापना को इसलिए महत्व दिया क्योंकि उस समय क्या था कि जो मतलब बंगाल जैसा विशाल प्रांत था उसका संपूर्ण शासन प्रबंध के लिए कहीं ना कहीं उसके पास बहुत से अधिकारी पर्याप्त रूप में नहीं थे कि वो बंगाल जितने बड़े से एक राज्य को उसका पूरा शासन संभाल पाए। इसलिए भी क्या हुआ कि उसने द्वैध शासन को महत्व दिया कि आधा मैं संभाल लूंगा और आधा नवाब संभाल लेगा, बिल्कुल इस तरीके से। फिर मैंने आगे आप लोगों को पढ़ाया है कि क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्या कर दिया गया?
रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो 1765 में द्वैध संधि शुरू की गई थी, उसको 1772 में समाप्त कर दिया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और द्वैध शासन की समाप्ति का जो आधार है वो हेस्टिंग्स ने इसके अंतर्गत जो व्यवस्था थी, मतलब जो व्यवस्था के अंतर्गत दोष आ गए थे यानी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उसे बेसिकली क्या कर दिया, उसके निराकरण के रूप में सोचा कि इसको खत्म ही कर दिया जाए। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर वही हुआ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का पहला गवर्नर जनरल हो गया, जिसके अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ पर ये जो कहानी है वो समाप्त होती है। अब आगे पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए आगे जो है वो बेसिकली वही चीजें लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ देती हूँ। हालांकि मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को 2 बार ऑलरेडी समझा दिया है, एक बार माइंड मैपिंग के द्वारा और दूसरे बार स्टोरी बनाकर। ठीक है, तो चलिए आइए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि आज के क्लास में जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ वो सारी चीजें आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाएं और आपको बार बार रिवाइज भी ना करना पड़े। तो चलिए ये देखिए, लिखा है कि 1765 में द्वैध शासन के उद्देश्यों में कंपनी की प्रशासनिक मजबूरियां, भारतीय बोली भाषा परंपरा का ज्ञान न होना इत्यादि जैसे अन्य कारक थे। जैसे देखिए कंपनी के बेसिकली बात की जाए तो वह भारत के लोगों के साथ क्या नहीं कर पा रहा था, वहाँ की बोली भाषा और उस परंपरा का ज्ञान न होने की वजह से तालमेल वैसा नहीं बैठा पा रहा था। शासन जो है वो तभी कर सकता है जब वह जनता की मांग, उनके डिमांड, उनकी बोली, उनकी भाषा में बात कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे जो प्रधानमंत्री है वह भारत के लोगों से भारत की भाषा हिंदी में जनरली वो बात करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उनसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से वहाँ पे भी उस टाइम पे भी यही चलता था। तो ये रीज़न तो था ही, और एक रीज़न ये भी था कि वह बंगाल जितने एक बड़े से एरिया को कहीं ना कहीं संभालने के लिए उनके पास पर्याप्त लोग नहीं थे, पर्याप्त अधिकारी नहीं थे। इसलिए भी उसने क्या किया, द्वैध शासन को शुरू किया, ताकि जो उनका बेसिकली काम है, उनका जो बोझ है वह क्या हो जाए, हल्का हो जाए। अब आगे देखिए कंपनी की मांगे भू राजस्व को अधिक से अधिक प्राप्त करने में थी। कंपनी ने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए शिताब राय को क्या किया, चुना। यहाँ भी वही चीजें लिखा है जो मैंने बताया। ठीक है, लेकिन इन लोगों को न्याय देने की वास्तविक शक्ति प्रदान नहीं की गई। आगे देखिए, क्योंकि वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थी। कंपनी की मांगे मुगल भू राजस्व से अधिक थी। वसूली के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, अमीनों का प्रयोग किया गया। निजी व्यापार में बंगाल व्यापार की कमर तोड़ दी, यानी कि निजी व्यापार जो है उसमें लूट आ गई थी। मैंने वाला माइंड मैपिंग से बताया था कि जो निजी व्यापार था उसमें क्या हो गई थी, बहुत से दोष उत्पन्न हो गए थे, जिसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, इसे खत्म कर दिया था। ददनी के दुरुपयोग ने जुलाहों के अंगूठे कटवा दिए। मतलब जो ददनी है, जो मैंने बोला ना एडवांस यानी अग्रिम, एडवांस, सब लोग एडवांस लेते थे, उस वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वहां पर व्यापार जो है वो ठप हो गया। फिर देखिए लिखा है क्लाइव की सोसाइटी फॉर ट्रेड, जो कि नमक, तंबाकू और सुपारी के थोक व्यापार से संबंधित थी, असफल होने के बावजूद एक संगठित लूट थी। 1770 के अकाल ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था। देखिए आपको मेंस में लिखना होगा तो आपको अपने शब्दों में इसी प्रकार से लिखना होगा। तो मेंस के लिए आपके पास काफी यहाँ पर कंटेंट रेडी हो रहा है। देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को बंद करवा दिया गया था। कब बंद करवाया था, डेट याद रखना है, 1772। फिर उसके बाद देखिए कोष जो है वो कलकत्ता लाया गया। मैंने बताया ना, राजस्व कोष को क्या कर दिया, मेनली कलकत्ता में स्थापित किया गया, और उसके अंतर्गत बहुत से कहीं ना कहीं ब्रांच ऑफिस खोल दिए गए, जो कि कहाँ था, पटना, मुंगेर और ढाका, भागलपुर, मुर्शिदाबाद इत्यादि क्षेत्रीय कार्यालय बना दिए गए थे। वसूली के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी, कलेक्टरों की नियुक्ति की गई थी। देखिए लिखा है कि इंग्लैंड की संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से नियंत्रण बनाने की कोशिश की। हालांकि यह नियंत्रण जो है वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से एक स्थापित हुआ था। ये चीज तो मैंने माइंड मैपिंग में आपको बता दिया है। फिर देखिए झांसी की रानी को मर्दानी की संज्ञा किसने दी थी। ये मेरा सेल्फ नोट्स है, तो मुझे कुछ भी ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए कहीं दिख जाता है, याद आ जाता है, तो मुझे लगता है इसको मैं बाद में पढ़ूंगी, तो क्वेश्चन मार्क डालकर मैं उसको पेंसिल से अपने नोट्स में कहीं पे भी लिख लेती हूँ। तो ये बेसिकली वही है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अगर नोट्स बनाते हैं तो पेंसिल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो आंसर होगा मैंने लिखा नहीं है, हालांकि ये होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ये आप लोगों के टॉपिक से हटकर एक क्वेश्चन आप लोगों का रेडी हो गया है।
अब देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध। जब भी आप लोग आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो यही आएगा, आंग्ल मतलब क्या हो गया, ब्रिटिश, ब्रिटिश हो गया ना, ठीक है। ब्रिटिश वर्सेस मैसूर के बीच में ये चीज हुआ था। ये जो युद्ध है वो किसके बीच हुआ था, ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच, यानी अंग्रेज और मैसूर के बीच जो युद्ध हुआ था वह आंग्ल मैसूर युद्ध कहलाता है। इसमें टोटल 4 युद्ध हुए थे, ठीक है। पहला हुआ था 1767 से लेके 1769 तक। दूसरा हुआ था 1780 से लेकर 84 तक, 4 वर्षों तक चला। तीसरा युद्ध हुआ था 1790 से 92, 2 वर्षों तक। और फिर चौथा युद्ध जो है वो 1799, ठीक है। देखिए आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट पढ़ा रही हूँ, चीज़ें आप कैच नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि मैम आप बहुत फास्ट पढ़ाती हैं, आप थोड़ा स्लो पढ़ाइए, या फिर अगर ठीक है तो आप ऐसा भी फीडबैक दे सकते हैं। देखिए बेसिकली अगर बात की जाए तो जो हैदर अली है उस टाइम पे मैसूर का शासक हुआ करता था, हैदर अली, ठीक है। और अंग्रेज जो है वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते थे उन एरिया से जहाँ की कहीं ना कहीं हैदर अली का शासन था। और जो हैदर अली था वह भी अपने क्या करना चाहता था, साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, डिंडीगुल में कारखाना की स्थापना किसने की थी, तो ये हैदर अली है। ये क्वेश्चन तो बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि अंग्रेजी महत्वाकांक्षा क्या थी, तो उसे भी अपने क्षेत्र का विस्तार करना था और व्यापारिक क्षेत्रों को प्राप्त करना था, राजस्व का लाभ भी प्राप्त करना था। फिर उसके बाद देखिए कि जो निजाम और मराठे हैं वो मैसूर के विरोधी थे। याद रखिएगा, निजाम और मराठे मैसूर के विरोधी थे, इस वजह से वो अंग्रेजों के साथ शामिल हो गए थे आंग्ल मैसूर युद्ध में। मतलब जो फर्स्ट वाला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें क्या थे, जो अंग्रेज थे और जो निजाम थे और जो मराठा थे वो एक साथ थे और किसके विरुद्ध लड़ रहे थे, मैसूर के विरुद्ध लड़ रहे थे। याद रखिएगा इस चीज को। अब आगे देखिए फर्स्ट वॉर जो हुआ था, डेट याद करते चलेंगे तभी याद होगा, छोड़ना नहीं है नहीं तो फिर भूल जाएंगे। तो फर्स्ट वॉर जो हुआ था उसमें मैसूर, मराठा और निजाम, और यहाँ पर अंग्रेज भी होगा, जिसमें कि ये तीनों लोग क्या थे, साथ में थे और किसके विरुद्ध लड़ रहे थे, मैसूर के विरुद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं एक बोला जाए तो शांति समझौता हुआ। इसके अंतर्गत युद्ध बढ़ने के पश्चात जो है वो शांति समझौता हुआ, हर्जाना भी भरना पड़ा। और ये चीज हुआ कि संधि जब की गई तो मराठों के विरुद्ध सहायता देने का जो है वो प्रॉमिस किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था। और दोनों ने अपने अपने जो जीते हुए जो क्षेत्र थे एक दूसरे के, वो एक दूसरे को क्षेत्र वापस कर दिए थे और हर्जाना भी भरा था। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था, शांति समझौता हुआ था। फर्स्ट वाला जो वॉर हुआ था आंग्ल मैसूर का, उसके अंतर्गत याद रखिएगा शांति समझौता हुआ था। और संधि कौन सी हुई थी, तो मद्रास की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी। और मद्रास की संधि में बेसिकली ये चीज बोला गया था कि अगर कोई मैसूर पर आक्रमण करता है तो अंग्रेजों को हैदर अली की हेल्प करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। और फिर इसमें आगे कहा गया कि मान लीजिए कि कोई विदेशी शक्ति, जैसे कि मान लीजिए फ्रांसीसी हो गए, डच हो गए, या कुछ भी पुर्तगाली हो गए, इस तरीके की कोई भी बाहरी शक्ति जो है, विदेशी शक्ति जो है, अगर वह आक्रमण करती है तो अंग्रेजों की हेल्प किसको करनी पड़ेगी, हैदर अली को करनी पड़ेगी। मतलब वो दोनों को अगर एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी कोई युद्ध की स्थिति होती है, तो वहाँ पर क्या होंगे, दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। हालांकि बाद में ऐसा इन लोगों ने जो है वो मद्रास की संधि तोड़ दी थी अंग्रेजों ने। बाकी आगे हम लोग पढ़ते हैं, अभी तो हम माइंड मैप पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट वाला जो वॉर है वो समझ में आया होगा, किस तरीके से हुआ, किसके बीच हुआ, किस तरीके से शांति समझौता किया गया, हर्जाना भी बनने पड़े, एक दूसरे से जो विजित क्षेत्र थे वो वापस भी करने पड़े, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। अब देखिए सेकेंड वाला वॉर कब हुआ था, तो मैंने आपको बताया कि 1780 से 84 में हुआ, 4 वर्षों तक चला। और इसमें अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी हैं। जैसे देखिए सबसे पहले इसमें यह चीज याद रखना है आप लोगों को कि जो सेकेंड वाला वॉर है उसके अंतर्गत ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और बाद में जो टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का पुत्र था, उसने कहीं ना कहीं अपनी जो है वो इसमें योगदान दिया था सेकेंड वाले युद्ध में। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखा है।
सबसे पहले देखिए कि इसमें मराठा, मैसूर और निजाम वर्सेस अंग्रेज, क्योंकि बाद में मराठा और निजाम इसमें मिले तो थे, ठीक है। मतलब कि जो मराठा और निजाम है वो अंग्रेजों को छोड़कर इसके साथ मिले थे अपने फायदे के लिए, लेकिन वापस से फिर क्या हो गया कि अंग्रेज, मराठे और निजाम जो है वो एक साथ हो गए और मैसूर के विरुद्ध में लड़ाई करने लगे। ये देखिए 1782 है उसमें सालबाई की संधि हुई थी, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हैदर अली जो है वो पराजित हो गया था और बेसिकली उसकी हत्या भी यहाँ पर हो गई थी, मतलब वह इसमें उसकी मृत्यु हो जाती है सेकंड वाले युद्ध में। हालांकि उसकी मृत्यु कहीं ना कहीं उसे एक बीमारी भी रहती है, कहा जाता है, ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है, पर कहा जाता है कि उसकी जो मृत्यु है हैदर अली की वो कैंसर से होती है, किसी बीमारी से होती है। देखिए थर्ड वाले में क्या होता है कि मैंगलोर की संधि जो होती है, मतलब सेकंड वाले में ही, कि मैंगलोर की संधि से यह समाप्त होता है युद्ध। और याद रखिएगा कि ये टीपू सुल्तान है उसको कहीं ना कहीं जीते हुए क्षेत्र को वापस करना पड़ता है और हर्जाना देना पड़ता है। फिर उसके बाद देखिए थर्ड वॉर होता है। थर्ड वॉर होता है 1790 से 92 के बीच, याद रखिएगा। और इसमें कहीं ना कहीं कोचिन के क्षेत्र पर अधिकार को लेकर बहाना एक मिल जाता है युद्ध करने का। और इसमें देखिए इसमें बेसिकली वो सारे लोग साथ थे। त्रावणकोर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, वो लोग साथ हो गए थे। फिर अंग्रेज, मराठे, निजाम एक साथ हो गए थे। और उसके किसके खिलाफ यहाँ पर हो रहा था? मैसूर में। बेसिकली मैसूर में जो उस टाइम पे शासक जो था वो कौन था? टीपू सुल्तान था, ठीक है। तो इतने सारे लोग एक साथ थे और टीपू सुल्तान इधर अकेला था, ठीक है। और उस टाइम पे जो मैसूर का बेसिकली बोला जाए जो वहाँ पे सेनापति था, वो उसने क्या कर दी थी? टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी कर दी थी, जिस वजह से क्या हो गया? टीपू जो है वो पराजित हो गया था, याद रखिएगा। और इसे तृतीय युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा। फर्स्ट वाले में मद्रास की संधि, सेकंड वाले में मंगलोर की संधि, और थर्ड वाले में श्रीरंगपट्टनम की संधि। और थर्ड वाले में टीपू इतनी बुरी तरीके से पराजित हुआ कि कॉर्नवालिस ने उस पर 3 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया था उस टाइम पे, याद रखिएगा। किस टाइम पे? 1790 के टाइम पे। और याद रखिएगा कि जो ये संधि हुई थी उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण राज्य जो है वो अंग्रेजों को दे दिया गया था, जिसके अंतर्गत डिंडीगुल, मालाबार और बारामहल आते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। और मराठों को कृष्णा, तुंगभद्रा के क्षेत्र दे दिए गए। निजामों को दे दिया गया कृष्णा और पेन्नार के क्षेत्र, ये पेन्नार है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है महत्वपूर्ण जितने भी क्षेत्र थे, जहाँ के अच्छे अच्छे बंदरगाह थे, सामरिक क्षेत्र थे, उपजाऊ क्षेत्र थे, वह सारे क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए गए थे। आधे अंग्रेजों को और आधे में बेसिकली कुछ क्षेत्र मराठों और निजामों को दे दिए गए थे। तो इस तरीके से जो थर्ड वाला है वो समाप्त होता है। फोर्थ वॉर जो होता है वो 1799 में होता है। कहीं ना कहीं इसमें पृष्ठभूमि है फ्रांसीसी भय, कि फ्रांसीसी आक्रमण उस टाइम पे होने वाला था। फोर्थ वाले में ही क्या होता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है युद्ध लड़ते लड़ते, और टीपू सुल्तान मारा जाता है। अब हम लोग आगे के जो स्टोरी है वो पढ़ लेते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। मैसूर के क्षेत्र में अंग्रेजी प्रभाव व्यापारिक, सामरिक, औपनिवेशिक प्रत्येक प्रकार से संचालित था। मैसूर गजेटियर के अनुसार मैसूर का जो राज्य है वो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को हिंदुस्तान के लिए किया गया संघर्ष कहता था। मतलब बेसिकली बोला जाए कि ऐसा मैसूर गजेटियर कहता है कि मैसूर का जो राज्य है वो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को हिंदुस्तान के लिए किया गया संघर्ष कहता था। यानी कि जो मैसूर लोगों ने लड़ाई किया वह किसके लिए किया? हिंदुस्तान के लिए किया। हैदर अंग्रेजों की कूटनीति से परिचित था। उनकी समुद्री शक्ति से मतलब उनकी जो समुद्री शक्ति जो थी वो बहुत ज्यादा थी। वो समुद्र को न सुखा पाने की अपनी असमर्थता में मैसूर नौसेना का विकास करने को बाध्य हुआ था। मालाबार, कन्नड़, कुर्ग जैसे क्षेत्रों में विस्तार के साथ हैदर अली और अंग्रेजों का जो संघर्ष है वो बहुत ज्यादा हो गया, और संघर्ष करना जो है वो अनिवार्य हो गया था उस टाइम पे। अब देखिए हैदर ने कूटनीति से अपने विरोधी मराठों निजाम को अपनी ओर मिला लिया और अंग्रेजों को पराजित करके उन्हें हर्जाना देने और संधि करने के लिए क्या कर दिया? बाध्य कर दिया। फिर उसके बाद देखिए 1780 में फ्रांसीसियों के भय और अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम से उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप मराठों से उलझे अंग्रेज हैदर से भी संघर्ष में शामिल हो गए। 1782 साल बाई की संधि महाजी सिंधिया की मध्यस्थता मराठे अंग्रेजों की ओर हो गए। तो मैंने ये चीज आप लोगों को बताया था कि जो मराठे और निजाम है वो अंग्रेजों के साइड पे थे।
और याद रखिएगा निज़ाम भी अंग्रेजों के साइड थे, ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैं केवल एक बार पढ़ दे रही हूँ। आप लोग ऐसा ना सोचें कि मैम समझा नहीं रही है, मैंने बहुत बार समझा दिया है, ठीक है? देखें, किंतु हैदर की असामयिक मृत्यु, टीपू का सफल संचालन और तंजौर में अंग्रेजों का आत्मसमर्पण 1784 मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी संधि के द्वारा जीते गए क्षेत्र को जो है वो वापस कर दिए गए और हर्जाना भी देना पड़ा। किंतु टीपू विरोधी भावना, दक्षिण की औपनिवेशिक आवश्यकता के फलस्वरूप अंग्रेजों ने कोचीन रियासत का बहाना लेकर त्रावणकोर राज्य की ओर से टीपू पर हमला करके श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि थर्ड वाले आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, उसके द्वारा उसे 3 करोड़ हर्जाना और लगभग उसका आधा राज्य छीन लिया। इस संधि में कॉर्नवालिस ने टीपू से अंग्रेजों को डिंडीगुल, बारामहल और माराबाल का जो क्षेत्र है वह दिलवा दिया था। याद रखिएगा इस चीज को। और जो निजाम है उसको कृष्णा और पिन्नार, और मराठों को कृष्णा और तुंगभद्रा का क्षेत्र दिलवा दिया था। माइंड मैपिंग में ये वाला मैंने पढ़ाया है। फिर देखिए, इस अवसर पर कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली रूप से पंगु बना दिया है और अपने मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। ये स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं अपने आंसर राइटिंग में तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेंगे जो आपका कॉपी चेक करेंगे उस पर। देखिए, कॉर्नवालिस के कथानुसार उसने कहा कि टीपू हर्जाना दे देने के पश्चात कंगाल हो गया। सैनिकों का वेतन रोकने, किसानों का कर बढ़ाने में टीपू की अलोकप्रियता जो है वो बढ़ने लगी थी। टीपू के महत्वपूर्ण सामरिक एवं आर्थिक क्षेत्र बेसिकली ले लिए गए थे। फलस्वरूप राज्य की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। निजाम और मराठों को जो क्षेत्र दिए गए थे वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे। अभी भी दोनों राज्यों की सीमाएं टकराती रहती थी और समुद्र में अंग्रेज शक्तिशाली थे। इसी कारण से कॉर्नवालिस शत्रु को प्रभावशाली रूप से पंगु करने और मित्रों को शक्तिशाली नहीं बनने की बात कर रहा था। अब देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि, फ्रांस में नेपोलियन के खतरे, मराठे और निजाम का टीपू विरोधी दृष्टिकोण और टीपू के द्वारा व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से अपने सैनिकों को अफगानिस्तान, मॉरिशस, फ्रांस, तुर्की इत्यादि क्षेत्रों में भेजना पड़ा। अंग्रेजों ने टीपू पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का आरोप लगाया और वेलेजली ने टीपू को पराजित कर दिया। परिवार के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया। वाडियार वंश के बालक को गद्दी पर बैठाया और सहायक संधि उस पर थोप दी गई। फिर देखिए, आंग्ल मराठा। तो आंग्ल मराठा जो है वो अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।